ठीक है। हाँ बेटा देखो, लेंथ ज़्यादा हो जा रही थी वीडियो की, इसलिए पार्ट 2 में मुझे आना पड़ा। तो हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके थे पार्ट 1 में, यहाँ तक पहुँच चुके थे, यहाँ ड्राइव कर चुके थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये आपको इक्वेट करके एक साइड कर लिया, ये वाला, ये और ठीक है, इसको उधर कर ली, ये आपको आ गया। ये क्या है? ठीक है, अब इसी में हम एक काम करते हैं कि इसको हमने क्या लिखा था, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं। वॉल्यूम मतलब V से डिवाइड करते हैं। तो देखो यहाँ पर वॉल्यूम, यहाँ पर वॉल्यूम, सब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग क्या होगा, सब इक्वल होगा, पर सेकंड निकालना है ना। तो वॉल्यूम को हम V1 से लिखें या V से लिखे चलेगा। तो V1 V2 यहाँ पर V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V कर लेते हैं। अब देखो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम करने के लिए इस सब में क्या करना पड़ेगा, V से डिवाइड करना पड़ेगा। और V से जब डिवाइड करेंगे फिर V को अलग अलग इसके साथ लाएंगे तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पर बनेगा P1 V1 अपान V1 कर लिए प्लस डेल्टा M G H1 अपान क्या हो जाएगा V, ठीक है, प्लस हाफ डेल्टा M V1 स्क्वायर अपान V इज इक्वल टू क्या जाएगा P2 V2 अपान V प्लस डेल्टा M G H2 अपान V प्लस हाफ डेल्टा M V2 स्क्वायर अपान V। ठीक है, देखिए यहाँ से V1 कैंसिल, ठीक है, V2 यहाँ पर कर लेते हैं, V1 V2 कैंसिल। और देखो मास अपान वॉल्यूम, याद रखिए डेल्टा M अपान V क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। यहाँ पर भी क्या है, डेल्टा M अपान V क्या है, मास अपान वॉल्यूम, डेंसिटी लिख सकते हैं। और डेल्टा M अपान V, जहाँ पर डेल्टा M अपान V क्या मिलेगा उसको लिख सकते हैं डेंसिटी। डेंसिटी में हम, अब देखो इसको मैं इसके आगे चलता हूँ थोड़ा। देखिए अब उधर क्या बचा, इधर बचा P1 प्लस यहाँ पे क्या लिख दूँ, डेल्टा M अपान V, इसको लिख सकता हूँ रो G H1। अगर करना चाहें तो आप 1 कर लीजिए, है ना, हालांकि कोई मतलब इसका है नहीं, मैं अभी बता रहा हूँ क्यों नहीं। 1 प्लस हाफ डेल्टा M अपान V क्या बोलेंगे, रो 1 V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो 2 G H2 प्लस हाफ रो 2 V2 स्क्वायर। अब ये क्या है, देखिए ये क्या है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये किस इंड पर है, 1 लगा है, इसका मतलब इस वाले इंड पर है। और ये सब क्या है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये क्या है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये किस इंड पर है, सेकंड वाले इंड पर है। और ये आप क्या लगा रखे, इक्वल, यानी इस वाले एंड पर, फर्स्ट वाले एंड पर टोटल एनर्जी का सम, दूसरे वाले एंड पर टोटल एनर्जी के सम के आपस में क्या है, इक्वल है। अच्छा, मैं यहाँ पर रो 1 रो 2 लिखना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैंने लिख दिया, इसको रो लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो डेंसिटी यहाँ पर है वही डेंसिटी यहाँ पर है। हम इनकम्प्रेसिबल लिक्विड हम मान के चलते हैं, ठीक है, यानी डेंसिटी उसकी यहाँ पर क्या होगी, आपस में इक्वल है। तो रो 1 रो 2 क्या हो जाएगा, रो, तो इसलिए हम यहाँ पर 1 2 लिख दिए, ताकि इसके 1 1, हालांकि G1 G2 भी कर सकते हैं, तो G1 G2 कोई मतलब है नहीं, क्योंकि कोई ऐसा हाई डिफरेंस है नहीं। तो हाई डिफरेंस में मैं G की वैल्यू की कैलकुलेशन बताया हूँ कि G की वैल्यू कब और कितना किस हाइट पर वेरी करती है, एबव द सरफेस ऑफ अर्थ, बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, और ये वेरिएशंस कितने होते हैं, कंसिडरेबल होते हैं नहीं होते हैं, उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ऐसा मत समझिए कि यहाँ पे लेवल आप कह रहे सर कि लेवल तो इक्वल है, नहीं, लेवल अनइक्वल है। यहाँ पर हाइट H1 H2 है और H2 यहाँ पर ग्रेटर है, ये आप याद रखिएगा, H2 इज ग्रेटर देन H1, ठीक है। लेकिन G के लिए ये डिफरेंस जो होता है, इसमें G के लिए बहुत ज़्यादा जो है उसमें वेरिएशन नहीं दिखाता। तो G ऑलमोस्ट क्या है, अर्थ सरफेस पर ऑलमोस्ट हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, अर्थ की सरफेस के थोड़ा ऊपर भी कांस्टेंट मान के चलते हैं। वेरिएशन जो आते हैं बहुत स्मॉल होते हैं, निगलेक्ट करके चलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हमें देखना हो तो आपस में इक्वल मिल गया, यही तो हमको प्रूफ करना था। इसका मतलब इन जनरल अगर हम बोल सकते हैं, जनरल
इसको अगर जनरलाइज करें तो क्या हो जाएगा, रो सॉरी पी की P1 P2 जहाँ पे क्या लिख देंगे, P क्या है, प्रेशर नहीं, क्या है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, प्लस रो जी एच, ये क्या है, पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल एनर्जी नहीं, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, और ये क्या है, हाफ रो वी स्क्वायर, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और ये अभी दोनों यहाँ पर निकाले, यहाँ पर निकाले, यानी इस वाले एंड पर, वन वाले एंड पर जो मिली वही वन इन टू पर मिली, वही बीच में मिलेगी। यानी अगर स्ट्रीम लाइन फ्लो है तो इसके हर पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर आप निकालें, एनर्जी का, सारे एनर्जी का सम क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। हमने दो एंड पर यूज करके, कंसीडर करके, प्रूफ करके देख लिया कि दोनों एंड पर कैसा आ रहा है, इक्वल आ रहा है। नाम अलग अलग है लेकिन आपस में क्या है, इक्वल है। ओके, और ये आपका हो गया कांस्टेंट, कांस्टेंट को ये मैं लिख देता हूँ, ये कांस्टेंट है, ठीक है, ठीक, ये हो गया कांस्टेंट। तो ये इस तरीके से प्रूफ इसका हुआ। ओके, तो आपको थोड़ा सा लॉन्ग लग रहा होगा बट है बहुत इजी, लिखना थोड़ा सा ज़्यादा पड़ रहा होगा, इजी है। क्या क्या करना है आपको, कहाँ से कॉन्सेप्ट स्टार्ट करना है। कॉन्सेप्ट देखो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए हमें कोई डाउट नहीं है, उसके फार्मूले से यूज़ कर लेना है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर में जहाँ पर वी की, जहाँ पे वेलोसिटी वी1 है वहाँ पे हाफ एम वी1 स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ पर 2 है हाफ एम वी2 स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ पे हाइट h1 है वहाँ पे एम जी एच हो जाएगा, जहाँ पे h2 है एम जी। यानी काइनेटिक एनर्जी को लिखने के लिए कोई कैलकुलेशन अलग से नहीं करना, वो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं। समझना सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेशन प्रेशर एनर्जी का है। तो प्रेशर एनर्जी किससे हम निकाल रहे हैं, वर्क डन से निकाल रहे हैं। देखिए वर्क, और वर्क आपको पता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की वैल्यू रखे, डिस्प्लेसमेंट लिखा। अब फोर्स को हमने प्रेशर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना आता है, ठीक है। तो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं प्रेशर को, सॉरी फोर्स को प्रेशर में, और हमें पता है कि होता है प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। यानी फोर्स को हम प्रेशर की लैंग्वेज में एरिया के साथ लिखना जानते हैं। अगर इतना लिखना जानते हैं तो दोनों एंड पर कुछ नहीं करना। देखिए W1 W1 P1 आ गया और W2 P2 आ गया। अगर यहीं पर आप कन्वर्ट करना चाहें वर्क डन पर यूनिट वालों, तो यहीं पे आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहीं पे कैंसिल हो जाएगा। लेकिन लास्ट में हमने किया यहाँ पर लाके वो ठीक किया ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अच्छा, यूज हमने आपस में इक्वल कैसे करना है, तो हमने बहुत पहले पढ़ा है, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा है। वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या हो रहा है, चेंज इन वर्क इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। अब वो चाहे काइनेटिक से काइनेटिक, अगर वर्क कर रहे हैं, जैसे एक बॉडी को डिस्प्लेस करा रहे हैं, मतलब जो है पोटेंशियल एनर्जी का वर्क कर रहे हैं, तो उसमें आप कर सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी v1 है, फाइनल वेलोसिटी v2 हो गई, तो ये काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज आएगा किसके इक्वल हो जाएगा, वर्क, क्योंकि किसी वेलोसिटी पर चल रही होगी। इसकी वेलोसिटी v1 से v2 करना आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे ही फोर्स लगाएंगे डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वेलोसिटी को भी चेंज करने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। और किसी पर्टिकुलर पोटेंशियल एनर्जी mgh किसी हाइट पर है, अगर वहाँ से ऊपर करेंगे या नीचे करेंगे तब भी आपको वर्क करना पड़ेगा। तो चेंज इन वर्क क्या होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि वर्क क्या होता है, चेंज इन एनर्जी होता है। तो उसी का हमने सिंपल यूज कर लिया, ठीक है। एक तरीका इसका और है, बहुत मतलब छोटा शॉर्ट है, लेकिन रूल उसमें भी होता है, चाहे आप ऐसे दिखाइए चाहे ऐसे दिखाइए। उसमें मैं क्या करूँगा कि वर्क प्रेशर एनर्जी, इसी वर्क की कैलकुलेशन को मैं क्या करूँगा, प्रेशर एनर्जी निकालूंगा, प्रेशर एनर्जी एट एंड 1 एट एंड 2 दोनों को निकाल के उसके बाद मैं सिंपल फार्मूला यूज करूंगा कि एनर्जी क्या होती है, कंजर्व होती है। और एनर्जी कंजर्व होने के लिए हमने क्या किया, एनर्जी वन एंड पर जो एनर्जी दे रहे हैं टोटल, वही एनर्जी वहां पर भी होगी। यानी एनर्जी गिवन इज इक्वल टू एनर्जी टेकन। गिवन वाले में आ जाएगा प्रेशर, काइनेटिक, पोटेंशियल, ये सब आ जाएगा। और टेकन वाले में काइनेटिक, प्रेशर और पोटेंशियल एनर्जी सब आ जाएगा। दोनों आपस में इक्वेट कर लेंगे तो उससे भी यही रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो उसको मैं छोड़ रहा हूँ क्लास में डिस्कस करने के लिए। ये आपका लॉन्ग वाला हो गया, तो उसको भी आप थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तो हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब इसके एप्लीकेशंस हमें एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि डेली लाइफ में हम बर्नौली के एप्लीकेशंस को हम यूज़ कर सके, इसको अप्लाई कर सके। और इसका ऐसा वंडरफुल जो है एप्लीकेशंस है, देख के मज़ा आ जाता है। जैसे आपको मैं कुछ एग्जांपल दिखाना चाहूँगा जो आपकी एनसीईआरटी में है और सिलेबस में आपके हैं, उसको मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। कितना मिनट है सर? 2 मिनट। हाँ, 2 मिनट है, तो मैं फिर लंबा ना जाए। देखिए, इसका यूज़ होता है विंग्स ऑफ फ्लाइट। जो फ्लाइट की विंग्स होती है
उसमें इसका ज़बरदस्त एप्लीकेशन है। आपने देखा होगा ट्रेन जाती है, ट्रेन, तो ट्रेन से हम कुछ डिस्टेंस पे खड़े होते हैं, अगर हम ट्रेन के पास में खड़े हों और ट्रेन यहाँ से जाए, हमको टच नहीं करेगी, 100% ये कन्फर्मेशन है कि ट्रेन यहाँ से जाएगी, हमको टच नहीं करेगी, लेकिन हम इतना पास में नहीं खड़े होते। अगर इतना पास में खड़े होंगे तो हमें ये खींच लेगा। ये क्यों होता है, ये सबकी एक्सप्लेनेशन आप जो है बर्नौली की पेज से कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, गांव में जो मंडई होती है ना, आपने घर के ऊपर देखा होगा कि बाहर जो बैठने के लिए मंडई बनी होती है, उसके 2-3 शेप होती है। एक तो होता है ऐसा प्लेन, एक होता थोड़ा सा ऐसे होता है। देखिए जैसे ये पेपर है ना, बुक ले लीजिए, बुक आप, उसमें थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए मंडई के लुक कुछ ऐसा होता है। आपने देखा होगा घरों में भी जो पुराने घर होते थे वो भी ऐसे ही बनते थे, ठीक है। ये लुक आप देखिए, तो मान लो कि मंडी आपकी ऐसी है, और इसको आपको समझना क्या है कि ये लुक जब आपको मैं पूरी ऐसी तो बना नहीं पाऊंगा, इसको आपको ये जो पोर्शन दिख रहा होगा ना, इसको फ्रंट व्यू, फ्रंट से जो आप देख रहे हैं, तो इसको मैं बोलूँगा फ्रंट व्यू। तो फ्रंट से आपको यही चीज़ दिखाई देगी, ये वाला पोर्शन नहीं दिखाई देगा फ्रंट से। तो मैं आपको फ्रंट व्यू से दिखा रहा हूँ। ये कोई मंडई है ऐसा, ठीक है, यहाँ चिपटा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि इतना सेफ हो। अब देखो, जब हवा चलती है तो क्या होता है, हवा चलती है तो मंडी उड़ जाती है। उड़ने के पीछे रीज़न आखिर ऐसा क्या होता है, हवा तो ऐसे चल रही है और मंडी उड़ के उधर चली गई, रीज़न क्या है। हवा देखो, हवा ब्लो करेगी तो ऐसे ना, मान लो पूरब से या पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, मान लो ये हवा खूब तेज हवा चल रही है जिसको हम तूफान कहते हैं, और इस तूफान में मंडी क्या होती है, ये जो भी एक छत होती है ये उड़ जाती है। रीज़न क्या है, और इसको रीज़न समझते हैं। देखो यहाँ वाली वेलोसिटी जो है ये जा रही है, हवा की वेलोसिटी, यहाँ पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, और यही हवा जब यहाँ पर आएगी, यही बार हवा यहाँ पर ऐसे यहाँ पर रुक जाएगी, ये वाली तो सीधी निकल जाएगी। तो यहाँ वाली हवाओं को क्या करना पड़ेगा, ये अपना पाथ टर्न करके ये ऐसे फिर यहाँ से ऐसे निकलना पड़ेगा, ऐसे निकलना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पर वेलोसिटी क्या है इसकी, मान लेते हैं V1 है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं V2 है, यहाँ पर प्रेशर P1 है, यहाँ पर प्रेशर P2, ठीक है। ये जो हवाएं आ रही इक्वल वेलोसिटी से आ रही, लेकिन यहाँ पर आप देखिए, इसको जाने के लिए यहाँ से देखो, यहाँ से मैं कंसीडर कर रहा हूँ ऊपर वाली वेलोसिटी, ये सब हवा यहाँ तक इस लेवल में हवा इस लाइन तक सबकी वेलोसिटी सेम है। अब मान लो कि ये मान लो 1 मीटर है, और यहाँ से आपको दिख रहा है कि ज़्यादा बढ़ जाएगा, 2 मीटर करीब हो जाएगा, तो ऊपर से जाने के लिए इसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर जब ज़्यादा चलेगी तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर वेलोसिटी बढ़ी तो उसकी क्या बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो आप यहाँ पे देखिए, जो आपका अगर इसको हम सेम लेवल मान लें तो पोटेंशियल जो आपने इक्वेशन लिखा था P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, ये था ना। हम ये मान के चलते कि दोनों सेम लेवल पर, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी को हमने निगलेक्ट कर दिया, जितना इधर होगी वही इधर होगी। अब देखिए यहाँ पर जहाँ पर वेलोसिटी हाई होगी, वेलोसिटी कहाँ पर हाई होगी, ऊपर होगी, क्योंकि V2 इज ग्रेटर देन V1, यानी इसको ज़्यादा तेजी से चल के पहुँचना पड़ेगा ना। तो V2 जब हाई होगी तो ये वाला पोर्शन, अगर V2 हाई होगा तो ये वाली एनर्जी बढ़ जाएगी, ये वाली एनर्जी बढ़ेगी, और यहाँ पर क्या है, ये कम है तो ये वाली कम हो जाएगी। और रूल बर्नौली ने क्या कहा कि इसका इन दोनों का सम, इन दोनों सम के आपस में इक्वल होना चाहिए, कोई भी कंडीशन हो। मान लेते हैं अगर ये 50 है और ये 30 है, तो दोनों का सम कितना है, 80 है। इधर भी आपको 80 लेना पड़ेगा, रूल के अकॉर्डिंग इधर भी कितना आना चाहिए, 80 आना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ने से ये वाला टर्म्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये वाला टर्म्स बढ़ेगा तो ये वाला टर्म्स जो है, मान लेते 30 के यहाँ पे ये 50 हो गया, तो अब इसको कितना होना पड़ेगा, इसको अब हमेशा 30 होना पड़ेगा। ये 50 से 60 भी हो सकता है। अगर ये 60 बढ़कर 60 वाला ये टर्म्स हो गया तो इसको कितना होना पड़ेगा, 20। आप देख रहे हैं, यानी हमको यहाँ पे ये रिलेशन समझ आया कि जहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी प्रेशर वहाँ का क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ध्यान से देखिए, जहाँ पर वेलोसिटी हाई वहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर एनर्जी पे कम हो जाएगा। और आप देख रहे हैं P2 कहाँ था, यहाँ था, P2 के प्रेशर क्या हो गया, कम, P1 का प्रेशर क्या हो गया, हाई। तो हाई यहाँ पर प्रेशर लो, तो ये नीचे से ऊपर भागेगा और मंडी क्या हो जाएगी, पिका जाएगी, यानी प्रेशर डिफरेंस बन जाएगा। यानी यहाँ पर हायर प्रेशर, यहाँ पे लोअर प्रेशर, और इस लोअर प्रेशर की वजह से क्या होगा, ये मंडी ऊपर टंग जाएगी। अगर पकड़ अच्छी से नहीं, उखाड़ के फेंक देगा और बोलेंगे कि तूफान है, मंडी उड़ गई। एक मिनट, जस्ट एक मिनट। अब उसके बाद यही चीज़ आपका फ्लाइट के विंग्स में होता है।
फ्लाइट की विंग्स में उसका कर्वेचर ऐसा बनाया जाता है कि ये चीज़ ऐसे बनी होती है, नीचे में प्रेशर ज़्यादा होता है, ऊपर प्रेशर कम होता है, और ये क्या होती है, जो हवा होती है वो क्या करती है, फ्लाइट को लिफ्ट किए रहती है, टांगे रहती है ऐसे, मतलब उसको फ्लाइट को पूरा होल्ड किए रहती है। मैं इसको डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।